टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इग्नू के MSG 7 का चैप्टर नंबर 1 भाषा और संप्रेषण। ये इसका पार्ट 4 है। 3 पार्ट पहले बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है संचार और संप्रेषण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए, और दूसरा है संप्रेषण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार और संप्रेषण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो संचार, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लक्षित अर्थ के ज्ञापन हेतु आवश्यक उपादानों को संचार माध्यम कहा जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे वह सहज रूप से हो या किसी खास प्रयोजनवश, संचार का प्रधान उद्देश्य इन विचारों का संप्रेषण करना ही है। संचार एक आधुनिक विकसित युग की अवधारणा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझे जैसे संचारक ने उसे संचारित किया है। संचार तभी प्रभावी होता है जब उसके घटकों में से किसी प्रकार की अपूर्णता ना हो। संचार के साधनों का युगानुरूप विकास एवं विस्तार होता जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक विकास ने संचार साधनों को तकनीकी रूप से इतना प्रभावपूर्ण बना दिया है कि अब व्यक्ति व्यक्ति के बीच सीमित संचार ने संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। प्रभावी साधनों सैटेलाइट, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, अखबार इत्यादि ने अभिव्यक्ति की विश्वव्यापी योजना को सक्षम कर दिखाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा संचार और संप्रेषण क्या है। संप्रेषण जब वक्ता, श्रोता, संदेश और कोई माध्यम, इन चारों से पूरा होता है संप्रेषण, और इनमें से कोई भी एक कमी हो तो उसे संप्रेषण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वक्ता अपनी बात श्रोता तक अच्छी तरह ना पहुंचा दे और श्रोता का फीडबैक ना मिल जाए तो संप्रेषण अधूरा होता है। तो भाषा अपने मूल प्रक्रिया में संप्रेषण का अन्यतम साधन है, क्योंकि कोई भी हम संप्रेषण करते हैं तो मूलतः हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। मनुष्य अपने अभिव्यंजित भावों तथा विचारों को संवाहित, संचारित कर श्रोता में प्रतिक्रिया उत्पन्न करना चाहता है। यही संप्रेषण कहलाता है। अर्थात संप्रेषण वह क्रिया व्यापार है जिसके तहत मनुष्य अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति कर एक सुव्यवस्थित कोड प्रणाली, भाषा जिसे भाषा कहते हैं, उसके माध्यम से श्रोता को पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। यह संप्रेषण व्यापार ध्वनि रहित तथा ध्वनि सहित दोनों ही रूपों में हो सकता है। ध्वनि रहित मतलब सिर्फ इशारों में ही कोई बात समझाई जाए, और ध्वनि सहित मतलब बोलकर समझाई जाए। दोनों ही प्रकार का संप्रेषण हो सकता है, किंतु भाषा मनुष्य के जटिल से जटिल विचारों के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। तो अगर हम बोलकर बताते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अतः संचार एवं संप्रेषण का अर्थ व्यक्ति द्वारा संचारित मंतव्य का सार्थक रूप में बोध कराना है। अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन तथा हिंदी में संचार अथवा संप्रेषण कहा जाता है। तो संचार और संप्रेषण दोनों लगभग एक ही जैसी बातें होती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि संप्रेषण संचार का ही एक भाग है, क्योंकि संप्रेषण में व्यक्ति व्यक्ति के बीच आपस में बात होती है, और संचार क्या वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है। ये टेलीफोन भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकते हैं, और टेलीविज़न भी हो सकता है। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण संचार का ही एक पार्ट है। संप्रेषण एवं संचार में कोई विशेष तात्विक अंतर नहीं है। दोनों का लक्ष्य ही भाषिक तथा भाषिकेतर अभिव्यक्ति होता है, या तो बोलकर या बोलने से अलग, जैसे कि मौखिक रूप से सिर्फ संकेतों के जरिए। संचार अथवा संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख घटकों की महत्वपूर्ण उपादेयता है, जिनके बिना संचार अधूरा रह जाएगा एवं अर्थ का पूर्ण बोध नहीं हो सकेगा। वो कौन सी हैं? वक्ता, श्रोता, संदेश, संदर्भ, सरणी और कोड। सरणी मतलब सारणी, जिसे सीरियल नंबर कहते हैं, और कोड मतलब भाषा। तो संप्रेषण व्यापार में वक्ता और श्रोता का होना अनिवार्य है। वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा श्रोता उसे ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में संदर्भ एवं प्रयोजन का होना आवश्यक होता है, अन्यथा बिना रुचि के निरर्थक व्यक्ति भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। इसको एक आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे कि वक्ता है, वो कोई बात कह रहा है, उससे संदेश पहुंचाया। जैसे कि वक्ता कोई बात कहना चाहता है, ये माध्यम है। ओके, तो ये संदेश है, ये संदेश कहाँ तक पहुंचा? श्रोता तक। श्रोता ने अपनी फीडबैक दी, प्रक्रिया दी, वो भी किसी माध्यम से जाएगी और उस माध्यम से वो वक्ता तक पहुंच जाएगी। तो अगर उसको फीडबैक मिल जाती है तो समझो संप्रेषण पूर्ण हो जाता है। उपयुक्त आरेख में वक्ता और श्रोता संदर्भ और प्रक्रिया के अनुरूप अपना अपना स्थान बदलते रहते हैं, अर्थात
वक्ता कभी श्रोता और श्रोता कभी वक्ता बन जाता है, क्योंकि जब वक्ता ने अपनी बात किसी माध्यम से किसी संदेश के थ्रू श्रोता तक पहुंचा दी तो वक्ता बोलने वाला था, श्रोता सुनने वाला था। अब श्रोता को जब वो बात समझ में आ गई तो उसने अपना प्रतिक्रिया दी, उसी माध्यम से वो वक्ता तक पहुंच गई। तो अब श्रोता क्या है, वो वक्ता बन गया, और वक्ता क्या है, वो श्रोता बन गया। तो संचार और संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है जो समाज के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कभी कभी तो भाषा का प्रयोग करता है तथा कभी भाषांतर प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि भले ही मौखिक अथवा उच्चारित अथवा भाषिक संप्रेषण अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति करा पाता हो, लेकिन कभी कभी इंकार के रूप में सिर का दाएं बाएं हिलाना तथा किसी चीज़ की अनभिज्ञता के लिए गर्दन का उचकाना, जैसे हमें कोई बात नहीं पता आती तो हम गर्दन उचका देते कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पता, आदि भी संप्रेषण के सीमित किंतु सामाजिक परिवेश में अत्यधिक प्रचलित संसाधन है। ठीक है, तो सिर्फ संकेतों के द्वारा भी संप्रेषण किया जा सकता है, लेकिन वो प्रचलित साधन है, लेकिन थोड़ा सीमित ही पता चलता है, इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो भाषिक अभिव्यक्ति में संचार के प्रकारों को इस प्रकार समझा जा सकता है, मौखिक तथा लिखित। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है मौखिक संचार। समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत संप्रेषण का यह प्रयोग अत्यंत व्यापक एवं सर्वाधिक प्रचलित है। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मौखिक संचार का ही इस्तेमाल करता है। उदाहरण स्वरूप वार्तालाप, रेडियो, टीवी, भाषण, फोन इत्यादि संचार साधनों के माध्यम से संचार को त्वरण प्राप्त हुआ है। ये त्वरण मुख्यतः सर्वथा मौखिक ही है। आज हम जिस जनसंचार अथवा सूचना समाज की बात करते हैं वे लिखित साधनों की अपेक्षा मौखिक अधिक है, क्योंककि ज़्यादातर हम बातें लिखकर नहीं कहते, सिर्फ बोलकर ही कहते हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और दूसरे तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ज़्यादातर हम अपनी बातें जो होते हैं हम बोलकर ही कह देते हैं। तो ये प्रभावपूर्ण एवं तत्काल प्रक्रिया उत्पन्न करने वाला साधन है। संदेश की आदान प्रदान का ये सबसे कारगर संप्रेषण तकनीक है, जिसके माध्यम से सूचना समाज में क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल हुई है। किंतु इस साधन के कुछ दोष भी हैं। मौखिक वक्तव्य क्षणिक होता है तथा विश्वसनीय एवं दीर्घकालीन नहीं होता, क्योंकि मौखिक तो है कि बोल दिया और बात खत्म। तो इसमें अगर विश्वसनीय और दीर्घकालीन नहीं होते, क्योंकि लिखित होता है वो तो लॉन्ग टाइम तक चलता है, हमारे पास उसका प्रूफ होता है, लिखा हुआ होता है हमारे पास, और विश्वसनीय भी होता है। क्योंकि कई बार जो होता है ना, कहने वाला अपनी बात को कह देता है फिर मुकर जाता है, तो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता जब तक कि वो रिटर्न में ना हो। फिर भी भाषा के जिन पक्षों का समाज भाषा विज्ञान अध्ययन करता है वे मौखिक एवं प्रचलित रूप में है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मौखिक ही चलता है। लेकिन जिसमें श्योरिटी की ज़रूरत हो उसको लिखित संप्रेषण हो तो ज़्यादा बेटर होता है। अतः समाज में संप्रेषण का यह माध्यम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये था मौखिक। अब हम पढ़ते हैं लिखित संचार। संदेश को लिखित रूप में ज्ञापित कराने की प्रक्रिया को लिखित संप्रेषण कहा जाता है। सुरक्षित, स्थायी तथा कालातीत होने के कारण लिखित संप्रेषण का महत्व उपस्थित होता है। लिखित संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं पत्र, अखबार, ईमेल, मैसेज, ज्ञापन, निवेदन, आवेदन, विज्ञप्ति, सूचना, नियमावली, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, आर्थिक समीक्षा इत्यादि। संचार के लिखित रूप की प्रक्रिया भले ही समय लगने वाली प्रक्रिया है, परंतु यह दीर्घकाल तक संरक्षित रह सकती है। प्रिंट में मीडिया के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं एवं अखबार द्वारा संचार का प्रभावपूर्ण रूप उपस्थित होता है। यह संग्रहित संप्रेषण माध्यम है जिसमें प्राचीन इतिहास के तथ्यों एवं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन काल में वेद का मौखिक पाठ ही मूल रूप में छेड़छाड़ के कारण है। तो प्राचीन काल में वेद जो थे वो मौखिक पाठन ही उसके मूल रूप में छेड़छाड़ के कारण है, क्योंकि सिर्फ मौखिक पठन है। बहुत सारे जो वेद हैं हमें लिखित में हमारे पास अभी नहीं है, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो सिर्फ मौखिक पाठन ही हम उसको कह सकते हैं। यदि वेद आदि ग्रंथ लिखित रूप में आर्यों द्वारा प्रयुक्त होते तो उनके संदिग्ध अंश, प्रक्षिप्त अंश पर विवाद पैदा नहीं होता, क्योंकि जो वेद वगैरह हैं हम कहते हैं कि कुछ जो अंश हमें मिले हैं तो उसको संदिग्ध कहा जा सकता है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि वो पूरी तरीके से ओरिजिनल है, तो उस पर विवाद पैदा नहीं होता अगर वो सब कुछ लिखे हुए होते तो। संचार और संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भाषा के माध्यम से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करती है तथा समाज के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक युग में विश्वग्राम की संकल्पना को वास्तविक रूप देने में संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
किसी भी घटना एवं किसी भी भाषण का विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाना एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन क्रांति है, जो संचार के साधनों से ही संभव हो सका है। तो जैसे हमें पता है कि कोई भी बात है आजकल मिनटों में किसी भी तरीके से पूरे विश्व में फैल जाती है। जैसे कि इस समय रशिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में, भारत में क्या हो रहा है, तो इसकी सूचना एक दूसरे देशों को बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो जाती है। अतः संचार एवं संप्रेषण के लिए अभिव्यक्ति को विस्तृत एवं वैश्विक रूप प्रदान करने में निरंतर विकसित उपादानों का प्रयोग किया जा रहा है। संचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी निर्भरता एवं विस्तृत रूप का निर्धारण उसके साधन ही कर सकते हैं। अतः संप्रेषण तथा संचार की संकल्पना उसके साधनों पर ही टिकी हुई है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, संचार और संप्रेषण की संकल्पनाएं क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। संप्रेषण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो आधुनिक भाषाविदों ने भाषा और संप्रेषण को अभिन्न अंग मानते हुए भाषिक और भाषातर दोनों ही अभिव्यक्तियों को संप्रेषण का महत्वपूर्ण अंग माना है। इस दृष्टि से यह माना जाता है कि भिन्न भाषा समाज में भाषातर संप्रेषण की अपनी विशिष्ट युक्तियों के द्वारा होती है, जो उस समाज की संस्कृति की वाहक होती हैं। संप्रेषण एक सामाजिक भाषा व्यवहार है जो अपने विविध घटकों के माध्यम से समाज में आचार विचारों का आदान प्रदान करता है। मानव समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के साधनों में भी विकास की लहर चली है। संप्रेषण का विकास एक प्रकार से समाज के विकास का द्योतक है। संचार संप्रेषण की आधुनिक तकनीक से निर्मित संकल्पना है। संचार संप्रेषण की आधुनिक तकनीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि संप्रेषण संचार का एक पार्ट है। संप्रेषण में भी अपनी बात को पहुंचाया जाता है और जिस माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता है उसके जो टेक्निक है वो है संचार, जैसे टीवी टेलीविज़न हो गया, रेडियो वगैरह। तो आरंभ में व्यक्ति के बीच आपसी संवाद के रूप में उपयोगी संप्रेषण ने जब व्यावसायिक रूप में रूप ग्रहण करना शुरू किया, तब से लेकर आज तक सूचना क्रांति में संप्रेषण के स्वरूप को विस्तृत एवं सर्वसुलभ बना दिया। इस प्रकार संप्रेषण के स्वरूप का विश्लेषण इस बात से प्रभावित होता है कि संप्रेषण का क्षेत्र कितना विस्तृत हुआ है। अब इस समय जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हमारे बीच क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रही हूँ, तो ये तो हुआ संप्रेषण। और किस माध्यम से हुआ? संचार के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, तो ये संचार के द्वारा ही संभव हुआ है। भाषा के संप्रेषण परक या सामाजिक होने में वक्ता एवं श्रोता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भाषा का सामाजिक यथार्थ है कि कोई वक्ता अपने श्रोता के स्तर, उसके साथ अपने संबंध और वाक संदर्भ आदि को देख समझकर ही भाषा व्यवहार करता है। अतः सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से संप्रेषण को 3 रूपों में उपस्थित किया जा सकता है। नंबर 1 व्यक्ति के बीच संप्रेषण, व्यक्ति और समाज के बीच संप्रेषण और समाज के बीच संप्रेषण। दूसरी ओर इसी के आधार पर संप्रेषण की सामाजिक शैलियाँ बनती हैं और स्थित होती हैं, जैसे रूढ़ शैली, औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली, आत्मीय शैली इत्यादि। आधुनिक भाषा विज्ञान में सामाजिक शैली को वार्तालाप या बातचीत का सर्वाधिक चयनित भाषाई तत्व माना जाता है, क्योंकि सामाजिक शैलियाँ वक्ता श्रोता के बीच में संबंधों के अनुरूप ही व्यवस्थित होती हैं। संप्रेषण व्यवहार पूर्ण रूप से अपने साधनों पर अव्यवस्थित है। भाषा एक संप्रेषण व्यवहार है। संप्रेषण की आवश्यकता का अर्थ है वक्ता का तात्पर्य, उस तात्पर्य की भाषिक अभिव्यक्ति तथा श्रोता द्वारा उसका अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार संप्रेषण का स्वरूप व्यक्ति से एक समाज और समाज से पूरे विश्व को संबोधित करने तक के सफर में अपने साधनों का प्रयोग एवं उसकी कुशलता का ऋणी है। बातचीत के दौरान व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव थी, किंतु दूरसंचार की आवश्यकता ने संप्रेषण के स्वरूप को विस्तृत बनाने का काम किया है। दूरसंचार मतलब टेलीफोन वगैरह। व्यक्ति से समाज को संबोधित करने के लिखित साधनों की प्रतिक्रिया का मिलना तत्क्षण संभव नहीं था, क्योंकि जैसे हम कोई बात बता रहे हैं लिखकर, तो वो जब कब तक उसके पास पहुंचेगी और वो कब तक लिखकर हमारे पास वापस भेजेगा, तब तक बहुत टाइम लग जाता था, तो तत्क्षण संभव नहीं था। अतः मौखिक वार्तालाप अथवा भाषण हेतु अनेक उपकरणों की उपलब्धि ने संप्रेषण को एक सशक्त माध्यम बना दिया। अब ये संप्रेषण भिन्न भिन्न भाषिक समुदायों के बीच भी संदेश का वहन करने में सक्षम है। अनुवाद एवं भाषा शिक्षण की विधि में संप्रेषण को ध्यान में रखकर अर्थ की प्राप्ति की जाती है तथा प्रयोक्ता एवं शिक्षार्थी के लिए संप्रेषण परक शिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार संप्रेषण के द्वारा न केवल एक भाषिक समाज को संबोधित करने में सफलता मिली है, वरन भिन्न भिन्न भाषाई समाजों को उनकी स्वयं की भाषा में ही अर्थ का बोधन कराया जा सकता है।
अतः संप्रेषण व्यवहार के अंतर्गत अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। अर्थ की पूर्ण प्रतीति के लिए तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला है। अब तो एक भाषा से दूसरी भाषा का अनुवाद कंप्यूटर के माध्यम से ही हो जाता है। इस प्रकार की साधात्मक उपलब्धि के रूप में दूरसंचार, जनसंचार आदि संकल्पनाएं उभर कर सामने आती हैं, जो व्यक्ति को विश्व के मंच पर संबोधन का अवसर प्रदान कराती हैं। इससे सहायक साधन निम्नलिखित हैं: रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि। तो इन सबको हम डेली रूटीन में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से पा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो हो उससे हम अपनी भाषा में भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आजकल आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।